हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 2 में पूछे गए जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा जीव अमर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीबा। अमीबा एक अमर जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्रायः धीमी गति से बहने वाले जैसे नदियों और झीलों तथा तालाबों में पाए जाते हैं। इसमें अपना आकार बदलने की भी क्षमता पाई जाती है। और अमीबा की खोज सर्वप्रथम जर्मनी की एक प्रकृतिवादी ऑगस्ट जोहान रोसेल वॉन रोसेनहाफ ने एक नमूने के रूप में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रा का स्पर्शक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। हाइड्रा में लगभग 6 से 10 खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं जो मुंह के द्वार को घेरे रहते हैं। हाइड्रा के स्पर्शक गमन और सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम का एक उदाहरण है। इस समूह में रेडियल समरूपता, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा और निमेटोसिस्ट नामक चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फेसियोला हिपेटिका रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भेड़ के यकृत में। फेसियोला हिपेटिका भेड़ के यकृत में रहता है। यह फेसियोलियासिस परजीवी संक्रमण का कारण बनता है जिससे इसे सामान्य लीवर फ्लूक या भेड़ लीवर फ्लूक के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रेशम सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉम्बिक्स मोरी से। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसमें खुली परिसंचरण तंत्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तील चट्टा। तील चट्टे का वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा होता है और पेरिप्लेनेटा संघ ऑर्थोपोडा से संबंधित है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है और अन्य सभी ऑप्शंस में बंद रक्त का परिसंचरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेढक में। न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं मेढक में पाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की उत्पत्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाह्य जन स्तर। मस्तिष्क की उत्पत्ति बाह्य जन स्तर से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बोमन ग्रंथि पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, घुराड़ उपकला में। बोमन ग्रंथि, जिसे घुराड़ ग्रंथि भी कहते हैं, घुराड़ उपकला में पाई जाती है और बोमन ग्रंथि नाग गुहा के घुराड़ क्षेत्र के श्लेष्म झिल्ली में स्थित शाखा युक्त ट्यूबुलो एक्लिओवर ग्रंथियों में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, स्तनी अपरा का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जरायु अपरा पोशिका से। स्तनी अपरा का निर्माण जरायु अपरा पोशिका से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, खरगोश का दंत सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2033/1023। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पारांतरेख का आविष्कार संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बारबरा मैक्लिंटोक से। पारांतरेख का आविष्कार बारबरा मैक्लिंटोक से संबंधित है जिसके लिए इन्हें 1983 में शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2।
सूक्ष्म नलिका कोशिका के साइटोस्केलेटन का हिस्सा है जो कोशिका के आकार और संरचना को बनाए रखने और अंगों को जगह पर रखने के लिए जिम्मेदार है। सूक्ष्म नलिकाएं 13 प्रोटोफिलामेंट से बनी होती हैं जो आगे ट्यूबुलिन नामक सब यूनिट से बनी होती हैं। एक सूक्ष्म नलिकाओं में उप इकाइयों की संख्या 2 होती है जो कि अल्फा और बीटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सीखा हुआ व्यवहार कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिवर्त। सीखा हुआ व्यवहार जन्मजात व्यवहार से भिन्न होता है और प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स सीखा हुआ व्यवहार नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पेप्टिडोग्लाइकेन्स प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्राम धनात्मक जीवाणु का। पेप्टिडोग्लाइकेन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रमुख कोशिका भित्ति घटक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, प्रमुकुल निर्माण एक अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनर्जनन का। प्रमुकुल निर्माण पुनर्जनन का एक अंश है। पुनर्जनन पौधों और जानवरों में क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और यहाँ तक कि पूरे शरीर के अंगों को पूर्ण कार्य करने के लिए या पुनर्स्थापित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन ये तीनों ही अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन हैं और अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन ऐसे यौगिक होते हैं जो अमीनो अम्ल से अमीनो समूह, कार्बोक्सिल समूह या केंद्रीय परमाणु से जुड़े किसी भी समूह को प्रतिस्थापित या हटाकर प्राप्त किए गए होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कैल्सिट्रियल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वर्गीकी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वर्गीकी में पहचान, वर्गीकरण और नाम ये तीनों ही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्मन वॉक्समैन द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन अगोहिक संघ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज आगोहिक संघ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, आर्की मोलस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, काल्पनिक मोलस्का। आर्की मोलस्क एक काल्पनिक समूह है और यह किसी विशिष्ट मोलस्क वर्ग से मेल नहीं खाता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर मोलस्क के विकास और वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने के लिए किया जाता है जो एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आर्की मोलस्का माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, डाईप्लूरुला लार्वा का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इकाइनोडर्म से। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन समुद्राभिगामी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ईल। ईल एक समुद्राभिगामी मछली है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, शीरा हृदय पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मत्स्य में शीरा हृदय मछलियों में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, चतुष्पद उद्गत हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पेलियोजोइक महाकल्प के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 28, चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बत्तख में। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अंडे देने वाली स्तनधारी निवासी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलियन प्रदेश के। फिर क्वेश्चन नंबर 30, CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोर प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सबसे अधिक आबादी किसकी है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता की। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी जीव में जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन अवधि। किसी भी जीव के जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि जीवन अवधि को दर्शाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मे फ्लाई की जीवन अवधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 घंटा। मे फ्लाई की जीवन अवधि 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह एक सख्त और लचीली परत होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जीवाश्मों को संरक्षित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तलछटी चट्टानों में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोबल वार्मिंग का कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 38, युग्मक का निर्माण किसके दौरान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, युग्मक जनन के दौरान। युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान एक जनन कोशिका अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है जो सीधे युग्मकों में विकसित होती है। इसलिए जानवरों में अर्धसूत्री विभाजन गेमेटोजेनेसिस का एक अभिन्न अंग है और महिलाओं में अधिकांशतः युग्मक जनन भ्रूण के विकास के दौरान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बीटल एवं टेटम के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 40, नंदनकानन चिड़ियाघर विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वेत बाघ के लिए। नंदनकानन चिड़ियाघर श्वेत बाघ के लिए विख्यात है और ये ओडिशा के भुवनेश्वर में 437 हेक्टेयर का चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और 1979 में जनता के लिए इसे खोल दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथीन चक्र परिचालित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथीन चक्र यकृत में परिचालित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, स्टेराइडोजेनेसिस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लेडी कोशिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 43, हसिया कोशिका अरक्तता का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अपर्याप्त स्वस्थ लाल रुधिर कण, दृढ़ एवं लसलसा लाल रुधिर कण और हसियाकार लाल रुधिर कण, ये तीनों ही हसिया कोशिका अरक्तता का लक्षण है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, C12H22OH उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। C12H22OH ये माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज इन तीनों के लिए ही उपयुक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्रकिण्वक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रकिण्वक, जैव उत्प्रेरक, अवस्तर विशिष्ट और प्रोटीन अणु, ये तीनों ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्यक्रम कोशिका मृत्यु। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गणराज्य यानी कि किंगडम। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि गणराज्य यानी कि किंगडम होती है, जबकि सबसे छोटी कोटि जाति यानी स्पीसीज की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विस्थानिक जाति। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रजाति को एलोपेट्रिक प्रजाति या विस्थानिक जाति कहा जाता है और यह प्रजाति उद्भवन का एक तरीका है
जो तब घटित होता है जब एक ही प्रजाति की जैविक आबादी एक दूसरे से इस हद तक अलग थलग हो जाती है कि जीन प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, मिनमाटा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पारा से। मिनामाटा रोग मरकरी से होता है। मिनामाटा रोग एक दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार है जो मिथाइल मरकरी के कारण होता है। यह एक भारी धातु है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है और इस बीमारी को सबसे पहली बार 1968 में जापान में मिनामाटा खाड़ी के पास रिपोर्ट किया गया था, जब पारा ऑक्साइड को एक रासायनिक संयंत्र से खाड़ी के पानी में छोड़ा जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विषाणु बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए से। विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए के बने होते हैं। विषाणु सरल होते हैं और 3 संरचनात्मक तत्वों से बने होते हैं। एक जीनोम जो न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, जो डीएनए या आरएनए हो सकता है। आरएनए डीएनए के समान होता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं से बने होते हैं जो जीन बनाते हैं और प्रोटीन में अनुवादित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राइबोसोम्स। राइबोसोम कोशिकांग बिना कोशिका झिल्ली का होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में दोहरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ भी मौजूद होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसी जीव के विकासवाद इतिहास जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जातिवृत्त। किसी जीव के विकासवाद इतिहास जातिवृत्त के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, न्यूरोजेनिक हृदय के लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न अकशेरुकी का। फिर क्वेश्चन नंबर 56, अस्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट का नियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी मध्यपट द्वारा और कोस्टल मसल्स द्वारा, इन दोनों के द्वारा अस्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट नियंत्रण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रा स्कैपुला में। कैल्सीभूत उपास्थि सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है और सुप्रा स्कैपुला तंत्रिका ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपरी ट्रंक की पार्श्व शाखा है। यह एक मिश्रित तंत्रिका तंत्र है, जिसका अर्थ है कि यह सुप्रा स्कैपुलर क्षेत्र के लिए संवेदी और मोटर आपूर्ति दोनों प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय कॉर्प है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहू। रोहू भारतीय कॉर्प है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाहरी सतह पर। ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा बाहरी सतह पर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, CFC जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से। फिर क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य में निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डिंबवाही नली में। फिर क्वेश्चन नंबर 62, जन्म दर रोकने की विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, IUDS। IUDS के द्वारा जन्म दर को रोका जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेरिक आयन की उपस्थिति से। लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल फेरिक आयन की उपस्थिति के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी ये तीनों ही पाए जाते हैं
और विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एस्केरिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों में। एस्केरिस सामान्यतः बच्चों की छोटी आंत में पाया जाता है। बच्चों को एस्कैरियासिस होने की अधिक संभावना है क्योंकि वे अपने प्रदूषित भोजन व मिट्टी को डालते हैं जिसमें गंदगी शामिल होती है, और अक्सर वयस्कों की तुलना में खराब स्वच्छता की आदतें भी बच्चों में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिलों तक लगभग 1284 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, खाद एक प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों, ए और सी। यानी कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और यह पौधों एवं जंतुओं के विघटन से भी प्राप्त होता है। ये दोनों ही खाद के बारे में सही है, इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेमार्क के द्वारा। जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को लेमार्क के द्वारा दिया गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति एक सिद्धांत है कि किसी जीव के जीवन काल के दौरान प्राप्त शारीरिक परिवर्तन संतानों में पारित हो सकते हैं और इसे अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 22। मानव मस्तिष्क में टोटल 22 हड्डियां होती हैं जो कपाल टाके के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 71, ग्लाइकोलिसिस को केप्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटाइल कोए। ग्लाइकोलिसिस को केप्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक एसिटिल कोए है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संदमन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंत्य उत्पाद। फीडबैक के दौरान एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं को संदमन करने के लिए जिम्मेदार कारक आमतौर पर अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद एंजाइम पर एक एलोस्टेरिक साइट से जुड़ जाता है जो सक्रिय साइट के आकार और गतिविधि को बदल देता है। यह प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने की एंजाइम की क्षमता को कम या बंद कर देता है और अंतिम उत्पाद के आगे उत्पादन को सीमित कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पेसमेकर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एसए नोड। पेसमेकर एसए नोड है। एसए नोड एक विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो ऊपरी हृदय कक्षों को अनुबंधित करने का कारण बनता है। फिर संकेत एवी नोड से होकर निचले हृदय तक जाता है जिससे वे सिकुड़ जाते हैं या पंप हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, डायबिटीज होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हार्मोन की कमी से। डायबिटीज हार्मोन की कमी से होता है। डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है जो या तो तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या तब जब शरीर प्रभावी रूप से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है। इन दोनों ही कंडीशन में डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इंसुलिन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन एक पेप्टाइन हार्मोन है जो लैंगरहैंस के अग्न्याशयी द्वीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और सेलुलर ग्लूकोज तेज बनाए रखता है तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के उपापचय को नियंत्रित करता है और इसके माइटोजेनिक प्रभावों के माध्यम से कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ावा मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है? तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, LH द्वारा। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव LH द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का गठन अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पादन में वृद्धि से शुरू होता है। महिलाओं में LH अंडाशय से स्टेरॉइड रिलीज, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, ओपेरान अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑपरेशन मॉडल में नियामक जीन एक दमनकारी नियामक और संदंबक के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, यदि DNA कोडांस ATG हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CAT-GAT-GATG। फिर क्वेश्चन नंबर 79, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राइबोसोम्स में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स द्वारा होता है। राइबोसोम एक एमिनो अम्ल अनुक्रम में mRNA प्रसारित आनुवंशिक कोड का अनुवाद करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। क्रिस्टी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में तह है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंगक है। क्रिस्टी का प्रमुख कार्य माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की सतह क्षेत्र को बढ़ाना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी व्रिज द्वारा। उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण डी व्रिज के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अजगर पाइथन का अवशेषी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चपाद। अजगर का अवशेषी अंग पश्चपाद है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वॉन बेयर द्वारा। भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत वॉन बेयर के द्वारा दिया गया था। इन्हें भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुडनेस ऑफ फिट के लिए। काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल गुडनेस ऑफ फिट के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, पूर्ण कोरिकी विदलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेसोलेसिथल अंडा में। पूर्ण होलोब्लास्टिक विदलन आइसोलेसिथल और मेसोलेसिथल में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ जिसे निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकसित अंडा। फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण विकसित अंडा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, अस्तनी में बाल को उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम अस्तनी में बाल को उत्पन्न करता है और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को स्ट्रेटम बेसल के रूप में भी जाना जाता है। यह एपिडर्मिस की सबसे निचली परत है जहां कीरेटिनोसाइट कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, हिस बंडल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हृदय में। हिस बंडल हृदय में पाया जाता है। हिस बंडल एवी नोड तथा सेप्टल क्रेस्ट की बाएं ओर दाएं बंडल शाखाओं को जोड़ने वाला एक लंबा शंख है। यह एक वयस्क हृदय में लगभग 1.8 सेंटीमीटर होता है और मुख्य रूप से घने संयोजी ऊतक के भीतर गहराई में स्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, फ्लाइंग फॉक्स है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ का नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, स्टिकलबैक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टिनबर्जेन। स्टिकलबैक में अनुरंजन
निको टिनबर्जेन के द्वारा दर्शाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यांत्रिक सहायता प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकिण्वक प्रतिरोपण के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतःद्रव्य झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 92 ग्लूकोज है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें से अधिकांश शर्करा है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, रक्ताणु की परिपक्वता के लिए डैश का होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, B12। रक्ताणु की परिपक्वता के लिए विटामिन B12 का होना आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अमीनो अम्ल का कार्यात्मक समूह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अमीनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों कार्यात्मक समूह होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तंत्रिका ऊतक के समीप। वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है तंत्रिका ऊतक के समीप पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण में तापमान बदलाव से बहुत जंतु पर प्रभाव पड़ता है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असमतापी। असमतापी ठंडे रक्त वाले जानवर है जो निरंतर शरीर के तापमान को बनाए नहीं रख सकते हैं और इसलिए पर्यावरण में तापमान परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, जैसे सरीसृप और उभयचर आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 97, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है। ये भोजन उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। इनका भोजन मुख्यतः पेड़ पौधे और शैवाल पर निर्भर होता है। इनके अंतर्गत हिरन, बकरी, गाय, भैंस आदि आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल गीली मिट्टी पर, चट्टानी इलाकों पर, पेड़ों के छाल पर निर्माण करता है। ब्रायोफाइट्स नम और छायादार स्थानों में घने रूप से बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वनियंत्रित। कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा स्वनियंत्रित होता है। ये एजेंट जीवित संस्थाएं हैं जो अपनी संख्या बढ़ाने और निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बार बार जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस पशु का स्वभाव खूंखार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कोई एक ऑप्शन नहीं बल्कि दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए शेर और ऑप्शन सी घड़ियाल। शेर, बाघ, भालू, घड़ियाल और कुछ अन्य जानवर क्रूर या खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर तब जब ये भूखे हों या उन्हें उकसाया गया हो। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट जूलॉजी के और भी इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।